हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? पता है आपको आज खास बात क्या है? आज के सेशन में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है आप सभी के लिए कि यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और इसी के साथ आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो चुकी है। हाफ रह गई है, ठीक है ना। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो ही गई है, थोड़ा और बचा है, कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे करके। देखो, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो, जितना हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करते रहें, नोट्स बनाते रहें। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है। आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आंसर्स लिख के देखते रहो, ऑब्जेक्टिव्स लगाते रहो। श्योरिटी के साथ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 8, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन हम इसमें लेने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या होती है पॉलिटिक्स। तरह तरह की सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वन शॉट वीडियो है। इसका मतलब है ये जो चैप्टर है आपका, ये हमने पूरा कवर किया है। इसमें हर एक चीज़ आपको बताई गई है जो भी आपके चैप्टर में दी गई है, और हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। उसके बाद भी कुछ डाउट रह गया अगर आप लोगों के माइंड में, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ध्यान से सुनो। बहुत इजी है, बस ये है कि रिलेट करना है डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। पॉलिटिकल साइंस में फ़ायदा ये यही है कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है ना सोसाइटी में, वही कहीं ना कहीं तक पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ रहे हैं। एक एक करके सुनोगे, एक एग्जाम्पल मैं दूंगी तो मुझे पक्का पता है 5 एग्जाम्पल आप भी दे देंगे कि नहीं मैम ये भी होता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। तो ऐसे ना, इसलिए ये बहुत इजी है, बहुत जनरल वे में और सिंपल वे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, एक इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन हम चैप्टर का ले रहे हैं, देख कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक्चुअल में हमारे माइंड में क्या चीज़ें चलती हैं, और क्या एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। देखो, ह्यूमन बीइंग यूनिक हैं टू रिस्पेक्ट्स में। और ये टू रिस्पेक्ट्स कौन से हैं? पहला तो दे पजेस रीजन एंड एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, ठीक है। एक तरीके से उनके पास रीज़न और एबिलिटी दोनों है अपने उनको मतलब एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, ऑन देयर एक्शंस, टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम दो फैक्टर्स ऐसे देखें, टू रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि वो यूनिक हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है दे पजेस रीज़न एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। They also have the capacity to use language and communicate with each other. उनके पास कैपेसिटी होती है, क्या होगी ह्यूमन बीइंग के पास कैपेसिटी क्या है? लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अदर स्पीशीज की तरह नहीं, अनलाइक दे अदर स्पीशीज, दे कैन एक्सप्रेस देयर इंटरमोस्ट थॉट्स एंड डिज़ायर्स। अपने थॉट्स और डिज़ायर्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि दैट व्हाट दे कंसीडर्ड गुड एंड डिज़ायरेबल, टू बी गुड एंड डिज़ायरेबल। अब आप लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आ गया होगा, अरे ह्यूमन बीइंग ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ और थॉट्स को बता सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं, ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या गुड है और क्या डिज़ायरेबल है, ठीक है। और अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी की ही जो जड़ें हैं या जो रूट्स हैं वो कहाँ पे हैं? इन द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन सेल्फ, ठीक है। ये एनालाइज करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, जैसे कि हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहले तो बात यही होती है कि एक सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? जैसा भी हमने पढ़ा इससे पहले कि लोकल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत क्यों है। तो अब क्वेश्चन तो ये भी आ जाता है कि गवर्नमेंट की ही ज़रूरत क्यों है, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म क्या होगा? एक क्वेश्चन ये भी आता है। डज लॉ लिमिट अवर फ्रीडम, और क्या लॉ, कानून हमारी फ्रीडम को लिमिट करता है? तो आप आ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स पे और बोलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें राइट्स दिए गए बट कुछ एक्सेप्शंस के साथ। तो फिर यहाँ कुछ और क्या नया हम देखने वाले हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर क्या होने वाले हैं, ये
आप लोग सोच रहे होंगे और ये आंसर्स आपको बहुत जल्दी इसी सेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। What does the state owe its citizens and what do we owe each other as citizens? पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन करती हैं इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड, एंड सिस्टमेटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ, वैल्यूज सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये एक्सप्लेन करता है मीनिंग और सिग्निफिकेंस इन चीज़ों के और इसी के साथ रिलेटेड एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के। ये क्लैरिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बाय फोकसिंग ऑन सम मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। जो पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं पास्ट में और प्रेजेंट में, उन लोगों ने जिस तरीके से इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया है एक्चुअल में, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। जो डेफिनेशंस हैं इन कॉन्सेप्ट्स की, फोकस किस पे करते हुए? थिंकर्स पे, मतलब कि थिंकर्स ने क्या बताया है इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, इस पे फोकस करके यहाँ पे ये डेफिनेशंस बताते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल पे अगर हम बात करें तो ये क्या देखता है, क्या देखती है पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे कि हम देख रहे हैं इन इंट्रोडक्शन में, कि जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस हैं क्या वो एडिक्वेट हैं, फुलफिल कर रही हैं सारी चीज़ों को, और कैसे जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिसी प्रैक्टिसेस हैं, ये कैसे मॉडिफाई किया जाए टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये एडवांस लेवल पे हम समझते हैं। अब देखो, जो ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल थ्योरी का वो क्या है? सिटीजन्स को ट्रेन करना to think rationally about political questions and assess the political events of our time। मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का? सिटीजन्स को ट्रेन इस तरीके से करेंगे ताकि वो रैशनली सोच सकें पॉलिटिकल क्वेश्चंस के बारे में और एसेस कर सकें पॉलिटिकल इवेंट्स को जो हमारे टाइम पे चल रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? तो इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिक्स, क्या मतलब होता है पॉलिटिक्स का और पॉलिटिकल थ्योरी का, और इन्हें हमें पढ़ना ही क्यों है ये भी हमें पता चलने वाला है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, क्या होती है पॉलिटिक्स? आप लोगों के हिसाब से क्या है? राजनीति। क्या है पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने एक कहीं कहीं नोटिस किया है कि पीपल के अलग अलग आइडियाज़ हैं पॉलिटिक्स को लेके, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स और पर्सन्स हैं जो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करते हैं और पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। क्या कहते हैं कि ये राजनीति नहीं है, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तरीके से ये कहते हैं, ठीक है। कुछ अदर पॉलिटिक्स, सम अदर्स एसोसिएट पॉलिटिक्स, कुछ एसोसिएट करते हैं पॉलिटिक्स को मैनिपुलेशन और इंट्रिग्यू अंडरटेकन टू परस्यू एम्बिशंस एंड सेटिस्फाई वांट्स, मतलब कि एम्बिशंस परस्यू करने के लिए और वांट्स को फुलफिल करने के लिए एक तरीके से ये एसोसिएट करते हैं पॉलिटिक्स को। और कुछ का कैसा सोचना है, अ फ्यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियंस डू, मतलब कि जो नेताजी कर रहे हैं वही राजनीति है, ऐसा सोचते हैं। एक्चुअल में क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर देखो ऐसे समझो, इफ दे सी पॉलिटिशियंस डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज, अगर ऐसा देखते हैं कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, डिफेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से? पार्टीज से, मतलब पार्टीज से डिफेक्ट हो रहे हैं पॉलिटिशियंस, अगर ऐसे समझो, मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वादे कर रहे हैं, और एंड टॉल क्लेम्स, manipulating different sections, pursuing personal or group interest ruthlessly, and in worst cases stooping to crime, they link politics with scams। और एक तरीके से ये सारी चीज़ों के कारण किससे पॉलिटिक्स को लिंक कर दिया जाता है? स्कैम्स से। So prevalent is this way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interests by any means possible, we say they are playing politics। और अगर हम देखें कि जैसे ये सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट है, जब हम लोगों को देखते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक तरीके से अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ट्राइंग टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट किसी भी मीन्स से, कोई भी तरीके से जो पॉसिबल है, तो हम क्या कह देते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति खेल रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्रिकेटर को देखो, ठीक है, अगर क्रिकेटर मैनिपुलेट करता है टू स्टे इन द टीम,
ठीक है, मैनिपुलेटिंग टू स्टे इन द टीम, और अ फेलो स्टूडेंट, या फिर कोई फेलो स्टूडेंट ट्राई कर रहा है अपनी फादर की पोजीशन को यूज करने के लिए, या फिर ऑफिस में जो कलीग है वो माइंडलेसली एग्री हो जा रहे हैं बॉस के साथ, मतलब बॉस जो कह रहे हैं वैसा कर दे रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ठीक है बॉस ने जो कह दिया वही होगा, तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है, खराब राजनीति खेल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हर जगह राजनीति वर्ड यूज किया जाता है, आप लोग अपने ग्रुप्स में ही बोल लेते हो गए ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है अपने साथ, ये ग्रुप में हमने ऐसी प्लानिंग की थी बट ये कुछ और ही कर रहे हैं। इस तरीके से तरह तरह से हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है, ठीक है। Disillusioned by such pursuits of selfishness, we despair of politics. We say, I am not interested in politics. हम क्या कहते हैं, भैया हम राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, हम आप मतलब राजनीति इलेक्शंस वाली ही नहीं, ग्रुप भी अगर बन गया है ना, क्लास में ही ग्रुप बन गया है और आपको अगर कह दिया गया चलो ऐसा ऐसा करना है, तो क्या कहते हैं, नेता नहीं बनना हमको, हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आपकी पॉलिटिक्स में, इस तरीके से कहते हैं, ठीक है। और आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, या मैं फिर इस राजनीति से दूर रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, इसे ब्रॉड लेवल पे कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इट इज नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल हु डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स, इवन बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो रूटीनली ब्लेम करते हैं पॉलिटिक्स को फॉर देयर वोज, इवन एज दे बेनिफिट फ्रॉम एंड फंड वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। वही बात कर रहे हैं कि आप एक छोटे से क्लास ग्रुप से लेकर बहुत ऊपर तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं तक उन्हें, अगर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो इन्हें पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी ज़्यादा फंड मिलता है जो इनके लिए बेनिफिशियल है। अब सिनेमा स्टार्स पे आ जाओ, अभी आए दिन जो न्यूज़ आती रहती है तो क्या कहते हैं कि ये भैया इनको तो कोई नेता ही सपोर्ट कर रहा है इसलिए इतना काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सेलिब्रिटी भी क्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं पॉलिटिक्स, दो दे सीम टू बी अडेप्ट एट द गेम वंस दे ज्वाइन इट। वी आर दस कॉन्फ्रेंटेड विथ कन्फ्लिक्टिंग इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स, इसलिए जो एक कन्फ्लिक्टिंग इमेज है पॉलिटिक्स की, हमेशा हम इसका सामना करते रहते हैं, हर एक फील्ड में हमने देखा है। क्या पॉलिटिक्स अनडिजायरेबल एक्टिविटी है जिससे हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है, और या फिर ये एक वर्थवाइल एक्टिविटी है जिसमें हमें एंगेज होना चाहिए एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए। क्वेश्चन ये आ जाता है, कहते हैं ना गंदगी फैला रहे राजनीति में बिल्कुल, तो क्या इसे ऐसे डिफाइन कर लिया जाए या ऐसे कह दिया जाए कि पॉलिटिक्स अच्छी है। अच्छा ये तो दूर की बात है, बात तो ये आ रही है कि क्या हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए या फिर हमें राजनीति के साथ जुड़ के वर्ल्ड को और अच्छा बनाना चाहिए। ऐसे तरह तरह के क्वेश्चंस हैं। It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any and every method. एक तरीके से यहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट है कि जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ से एसोसिएट हो गई है, सेल्फ इंटरेस्ट से, बाय या फिर एंड एवरी मेथड। हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि जो पॉलिटिक्स है वो इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है किसी भी सोसाइटी का, ऑफ एनी सोसाइटी, ठीक है। अब अगर महात्मा गांधी जी की हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने एक बार ये ऑब्जर्व किया कि जो पॉलिटिक्स एनवलप्स है, एनवलप्स मतलब कि जो पॉलिटिक्स है वो हमें ही एनवलप्स करती है। किस तरीके से, जैसे कि कॉइल्स ऑफ अ स्नैक होती है एंड देयर इज नो अदर वे आउट बट टू रेसल विथ इट, और हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, हमें इसी के साथ रहना होगा, ठीक है। कोई भी सोसाइटी पॉलिटिक्स के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। एक छोटी सी अगर हम कॉलोनी में रहते हैं या कैंपस में रहते हैं तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट के लिए एक सोसाइटी होती है, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं कि कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं हो सकती है पॉलिटिक्स के बिना। अब अगर पॉलिटिक्स के बिना अगर हम बात करें, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बिना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के बिना, सोसाइटी अगर आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ अगर कैंपस है या फिर कॉलोनी है तो कोई अपने मन से डिसीजन लेके पूरी कॉलोनी के लिए या कैंपस के लिए वर्क नहीं करता है। एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टाइप होता है। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती विद सम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के बिना। सोसाइटी दैट wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interest of its members. Obvious सी बात है, कोई भी सोसाइटी
है ना। अगर उसे एग्जिस्ट करना है, चलना है, तो उसे किसका ध्यान रखना पड़ेगा? तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा बहुत सी जो नीड्स और इंटरेस्ट हैं उसके मेंबर्स के, ठीक है। नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे? फैमिली है, ट्राइब्स हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या होते हैं? इमर्ज्ड होते हैं टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पायरेशंस। ऐसे इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं ताकि हम वे ऑफ लिविंग फाइंड कर सकें एक साथ, एक्नॉलेजिंग अवर ऑब्लिगेशंस टू ईच अदर। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कैसे बनती है और किस तरीके से ये फंक्शन करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट फोकस होता है पॉलिटिक्स का। गवर्नमेंट तो बना दी, अब कैसे वर्क करेगी ये भी राजनीति है। इलेक्शन हो गए मान लो, तो इलेक्शन बनने पे गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, ये भी बहुत राजनीति के बाद बनी, पॉलिटिक्स के बाद बनी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वर्क कैसे करेगी, तो इसमें भी पॉलिटिक्स है, ठीक है। बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, बट जो पॉलिटिक्स है वो गवर्नमेंट के जो अफेयर्स हैं वहाँ तक सीमित नहीं है, कन्फाइंड नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट क्या करती है is relevant because it affects the lives of the people in different ways, many different ways। obvious बात है, गवर्नमेंट जो भी करेगी वो किसकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे, वो करेगी किसे? डिफरेंट वेज में, किसे? पीपल को, लोगों को, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो, हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिटरमाइन करती हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को और फॉरेन पॉलिसी को और एजुकेशनल पॉलिसी को। मतलब इकोनॉमिक, फॉरेन और एजुकेशनल पॉलिसी कौन देख रहा है? गवर्नमेंट देख रही है, डिटरमाइन कर रही है। ये पॉलिसीज़ क्या करती हैं? हेल्प करती हैं लोगों की जीवन को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल। बट बात यहाँ पे लेकिन क्या आ जाती है? एन इनएफिशिएंट या फिर करप्ट गवर्नमेंट एंडेंजर भी करती है लोगों की लाइफ और सिक्योरिटी को। बिल्कुल सही बात है। अब अगर जो गवर्नमेंट पावर में है वो अलाउ कर देती है कोई भी कन्फ्लिक्ट को, अलाउज एनी कन्फ्लिक्ट टू बिकम वायलेंट, अगर वायलेंट हो जाए कोई भी कन्फ्लिक्ट तो मार्केट्स क्लोज डाउन हो जाते हैं और स्कूल्स आर शट। देखा होगा बहुत सी जगह हम देखते हैं कि जैसे ही कन्फ्लिक्ट्स वायलेंट में आ जाते हैं, हिंसा होने लगती है, तो सबसे पहले मार्केट बंद कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद स्कूल बंद करा दिए जाते हैं। तो स्कूल्स आर शट डाउन, ऐसे समझ सकते हो। ये सारी चीज़ें और क्या करती हैं? हमारी लाइफ्स को डिसरप्ट करती हैं। हम चीज़ें नहीं खरीद सकते उस टाइम पे अर्जेंटली, अगर हमको चाहिए अर्जेंटली, अगर हमको चाहिए कोई भी चीज़ तो हम नहीं खरीद सकते। मान लो कोई बीमार है और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वायलेंस के कारण, हिंसा के कारण सब दुकानें बंद करा दी। अब इस टाइम पे कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है ना, पहली बात तो कुछ खरीद नहीं सक रहा है, उसे जो भी चीज़ चाहिए। दूसरी बात, अगर उसे हॉस्पिटल जाना है वो भी नहीं पहुंच सकते। इसकी स्कूल का शेड्यूल भी अफेक्ट होता है। स्कूल में अगर एग्जाम्स होने थे और एकदम से गवर्नमेंट ने कह दिया कि हिंसा के कारण स्कूल बंद कराए जाते हैं, तो एक तरीके से टाइम टेबल में गड़बड़ आई। आप लोग खुश हो जाते होंगे कि अच्छा 10-15 दिन और बंद रहे स्कूल, हमारे एग्जाम नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिकल वे में देखें तो ये गलत है, ठीक है। देन सिलेबस की अगर हम बात करें, ये भी कंप्लीट नहीं हो पाता है और हमें कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ती है एग्जाम्स के लिए और ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है। बट अभी आप लोगों के लिए अच्छा है, स्टेप अप एकेडमी, आराम से आके देख लेना जो भी चीज़ें देखनी है, जैसे कि जो भी चीज़ पढ़नी है रिलेटेड आपके सब्जेक्ट से, बिल्कुल आके देख लीजिएगा। तो अब ये तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तो एक तरीके से आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। बट स्टिल कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जो उनकी रीच अगर नहीं हो पाती है तो क्या करना पड़ेगा? कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोचिंग्स जाना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी, ट्यूशन्स जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट के कन्फ्लिक्ट्स को वायलेंट में बदलने के कारण क्या हो जाता है, पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं तक अफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन लगा, अब वो लगना तो ज़रूरी था, बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन लगा। क्या हुआ? आप लोग के सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए। अब सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए तो उसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स पे भी अफेक्ट हुआ। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट तक ही कन्फाइंड नहीं है पॉलिटिक्स, ये गवर्नमेंट के हर एक एक्शन जो हो रहे हैं वो अफेक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है। अब अगर हम देखें, गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है लिटरेसी बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ अच्छे स्कूल्स में जाने की और अच्छी हमें जॉब मिल पाए। सिमिलरली अगर हम देखें
कि जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट के वो अफेक्ट करते हैं हमको डीपली, तो हम यहाँ पे एक लाइवली इंटरेस्ट लेते हैं कि व्हाट गवर्नमेंट्स डू, गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या करती है, क्योंकि हमें अफेक्ट कर रही है। ठीक है, हम एसोसिएशंस बनाते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं कैंपेन्स, ताकि हम क्या कर सकते हैं, टू आर्टिकुलेट और डिमांड्स, दूसरों के साथ हम निगोशिएट करते हैं और क्या कोशिश करते हैं शेप करने की हमारे गोल्स जो गवर्नमेंट परस्यू करती है। जब हम डिसएग्री करते हैं पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट से, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हम परसुएट कर सकें गवर्नमेंट को कि वो अपने एग्जिस्टिंग लॉज को क्या कर ले, चेंज कर ले। देखा होगा कि जैसे ही गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आती है, अगर हम देखें फार्मर्स बिल देख लेते हैं, 3 तलाक बिल जो आया है, इन सारी चीज़ों पे फिर क्या हुआ, जिन्हें ये लॉ अच्छे नहीं लगे तो क्या करने लगे, ये यहाँ पे एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशंस करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। अब गवर्नमेंट का लॉ सही है या गलत है ये गवर्नमेंट को पता है, ठीक है, बट यहाँ पे बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है उससे लोग अफेक्ट होते हैं और फिर उसके बाद प्रोटेस्ट लेके आते हैं अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ को हमें हटाना है तो। ठीक है, क्लियर हुआ। पैशनेटली हम डिबेट करते हैं, वी पैशनेटली डिबेट द एक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और डिस्कस करते हैं कि करप्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। बड़ा मज़ा आता है ये हाथ से लिखने में, ठीक है, यही कमाल है डिजिटल बोर्ड का। अब देखो, हम पूछते हैं कि क्या करप्शन हट सकता है, रूटेड आउट, वेदर रिजर्वेशंस फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स आर जस्ट और नॉट। ठीक है, तो अगर इसी चीज़ का हम देखें, हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि क्यों कुछ पार्टीज और लीडर्स इलेक्शंस जीतते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें, रैशनल अंडरलाइंग द प्रिवेलेंट क्योर्स एंड डीके एंड एस्पायर टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। इन सारी चीज़ों को सम अप करने के लिए पॉलिटिक्स कहाँ से अराइज होती है, फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। ये इन्वॉल्व करता है मल्टीपल नेगोशिएशंस को दैट गो ऑन इन सोसाइटी, थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं। एक लेवल पे ये इन्वॉल्व करता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और ये रिलेट करते हैं कैसे एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल से एट अनदर लेवल। यहाँ पे ये भी इन्वॉल्व करते हैं कि कैसे लोग स्ट्रगल करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को। People may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं इन्हें क्या कहा जाता है कि आप राजनीति में जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे एंगेज हो रहे हैं। जब भी वो नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे के साथ और कलेक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, किस चीज़ के लिए, ताकि प्रमोट कर सकें सोशल डेवलपमेंट को, विच आर डिज़ाइन टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट, और हेल्प कर सकें टू रिजॉल्व सम कॉमन प्रॉब्लम्स। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, क्या पढ़ने वाले हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, अगर हम देखें हमारे आसपास तो हम क्या देखते हैं, व्हाट वी सी वुड बी मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंज। या तो हम कोई मूवमेंट देख रहे होंगे, या कोई डेवलपमेंट हो रहा है, या कुछ चेंज हो रहा है, ये हम देखते हैं। बट और अगर हम डीपर देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं एंड गाइडेड पॉलिसीज़, और पॉलिटीज़ को गाइड कर रहे हैं, जो और क्या पॉलिसीज़ को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आइडियल्स हैं, कौन से, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी। फॉर इंस्टेंस बहुत सी कंट्री ने ट्राई किया है ऐसी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय एंशरिंग देम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस, एज इन द केस विद अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, डेमोक्रेसी की बात कही गई है, फ्रीडम की बात की है, इक्वालिटी की बात की है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लेके क्या कर रही हैं कंट्रीज़, कहीं ना कहीं तक इन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सिर्फ डिड नॉट जस्ट इमर्ज ओवरनाइट, एक रात में ये डॉक्यूमेंट्स इमर्ज नहीं हुए हैं, ये बिल्ड किए गए हैं आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स पे जो बहुत ज़्यादा डिबेट किए गए सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य, एरिस्टोटल टू जीन जैक्स रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, as far back as the 5th century BC, प्लेटो और एरिस्टोटल ने डिस्कस किए
विद देयर स्टूडेंट्स वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वॉज बेटर। यहाँ पे प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, इन्होंने क्या किया, प्लेटो और एरिस्टोटल ने अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया कि क्या मोनार्की सही है या फिर डेमोक्रेसी सही है, तो दोनों में से क्या बेटर है। ठीक है, अब अगर इसी के साथ आगे देखें तो मॉडर्न टाइम्स में रूसो ने सबसे पहली बार आर्ग्यू किया था फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या आर्ग्यू किया कि इक्वालिटी क्रूशियल है एज फ्रीडम। क्लोजर होम, थोड़ा और पास में आए तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो इन्होंने डिस्कस किया है जेन्युइन फ्रीडम क्या है, इसका मीनिंग, या फिर स्वराज क्या है। अपनी बुक में, इनकी बुक है हिंद स्वराज, उसमें इनने इस चीज़ के बारे में बताया है, क्या मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज। ठीक है, इन हिज बुक हिंद स्वराज। क्लियर हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्ग्यू किया कि जो शेड्यूल कास्ट हैं इन्हें कंसीडर्ड किया जाए माइनॉरिटी और इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। ये आइडियाज़ कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी जगह बनाते हैं। हमारे प्रीएम्बल में बताया गया है क्या, फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में। अगर हम राइट्स, जो हमारा चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 1 में, ये अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी को। जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं ये भी अपनी एक जगह बनाते हैं, कहाँ पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। पॉलिटिकल थ्योरीज जो डील करती है, किस चीज़ से डील करती है, ये डील करती है आइडियाज़ और ऐसे प्रिंसिपल्स से जो कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करते हैं और गवर्नमेंट और सोशल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर। यहाँ पे ये क्लियरिफाई करते हैं कि जो मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स सच एज, जैसे फ्रीडम है, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन। इट प्रोव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज, जैसे कि अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स की, तो रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं इससे पहले वाले सेशंस तो ज़रूर देख लीजिए, हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। और ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स को एग्जामिन करके, ठीक है, एडवांस बाय डिफरेंट थिंकर्स जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स के डिफेंस में बातें कही हैं। जैसे रूसो, मार्क्स या गांधी जी की हम बात करें तो ये पॉलिटिशियंस तो नहीं बन पाए, लेकिन इनके आइडियाज़ ने इन्फ्लुएंस किया है जनरेशंस ऑफ पॉलिटिशियंस को एवरीवेयर। आपने देखा होगा राजनीति में नेताजी कहीं भी खड़े हुए रहते हैं और क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी कहते थे ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी पॉलिटिशियंस में से एक तो नहीं थे, मतलब पॉलिटिशियन तो नहीं बन पाए, बट इनके जो आइडियाज़ हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं जनरेशंस ऑफ पॉलिटिशियंस को, कहाँ, एवरीवेयर। कुछ कंटेम्प्रेरी थिंकर्स भी हैं, वो क्या करते हैं, हु ड्रॉ अपॉन देम टू डिफेंड फ्रीडम और डेमोक्रेसी इन अवर ओन टाइम। इन सारे मतलब आर्ग्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के अलावा पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो हैं ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं करेंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस को और पॉइंट आउट करते हैं ट्रेंड और पॉसिबिलिटीज़, किसके लिए, फॉर द फ्यूचर। बट इज ऑल दिस रिलेवेंट फॉर अस नाउ, बट लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हमारे लिए रिलेवेंट हैं? हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव्ड फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? क्या हमने अभी तक मतलब ऑलरेडी अचीव नहीं की है फ्रीडम? मतलब क्या हमने, मतलब एक तरीके से ये कह रहे हैं कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी अगर हमने देखा तो क्या ऑलरेडी हमने अचीव नहीं की है? वाइल इंडिया फ्री और इंडिपेंडेंट है, तो क्वेश्चन अगर फ्रीडम और इक्वलिटी से आते हैं, हैव नॉट सीज्ड टू क्रॉप अप। एक तरीके से यहाँ पे फ्रीडम और इक्वलिटी की बात नहीं सीज्ड अप होते हैं, बट ये जो इश्यूज़ हैं ये कंसर्निंग है किस चीज़ से, फ्रीडम, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी से। बहुत तरीके से सोशल लाइफ में के एरियाज़ में से ये अराइज होते हैं क्वेश्चंस, और ये इम्प्लीमेंटेड होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में एट डिफरेंट पेसेस या प्लेसेस। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ऑल दो इक्वालिटी एग्जिस्ट होती है पॉलिटिकल स्फेयर में, किस फॉर्म में, इक्वल राइट्स दिए गए हैं, बट सेम एक्सटेंट में ये इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर्स में नहीं है, ऑब्वियस है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो लोग हैं वो एंजॉय करते हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, बट अभी भी डिस्क्रिमिनेट होते हैं सोशली, कास्ट या फिर पॉवर्टी की वजह से। ठीक है, कुछ पीपल को प्रिविलेज्ड प्लेस मिलती है सोसाइटी में, बट कुछ को डिप्राइव्ड किया जाता है इवन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज से भी। और इसी के साथ अगर हम समझें तो कुछ यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, कर पाते हैं वॉट एवर गोल्स दे सेट फॉर देमसेल्व्स,
वाइल बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अगर हम लोगों में से बच्चों की बात करें तो वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं ताकि वो अपने जॉब्स को ही एक तरीके से देख सकें फ्यूचर में, इन द फ्यूचर। उनके लिए फ्रीडम अभी एक डिस्टेंट ड्रीम है। बात ये कह रहे हैं कि आप लोग स्कूल जा पाते हैं तो आप अपना एटलीस्ट ड्रीम डिसाइड कर पा सकते हैं और उसे अचीव कर सकते हैं। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो स्कूल ही नहीं जा पाते हैं, तो अभी वो फ्रीडम से ही बहुत दूर हैं, तो कहीं ना कहीं तक वो फिर अपनी जॉब को कैसे सिक्योर करेंगे। सेकेंडली, जो फ्रीडम है वो गारंटीड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम न्यू इंटरप्रिटेशंस को एनकाउंटर करते हैं एट ऑल द टाइम, ठीक है, ऑल द टाइम। तो अगर हम देखें तो ये एक बिट है, जैसा कि हम इंटरप्रिटेशंस ऑल द टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं, लाइक जैसे अगर गेम खेल रहे हैं, हम चेस या क्रिकेट प्ले कर रहे हैं या खेल रहे हैं, तो हम क्या सीखते हैं, कैसे इंटरप्रेट करना है रूल्स को, ठीक है। इस प्रोसेस में हम न्यू और ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ द गेम खुद से समझ पाते हैं। सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स क्या गारंटी करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटी किए गए हैं ये कंटिन्यूअली बीइंग रीइंटरप्रिटेड होते हैं न्यू सर्कमस्टेंसेस के रिस्पॉन्स में। अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें तो न्यू बेसिस पे फिर कुछ ना कुछ ऐड किया गया, इसी तरीके से कुछ चेंज किए जाते हैं। जैसे राइट टू लाइफ है तो ये इंटरप्रिटेट की जाती है कोर्ट के द्वारा, राइट टू लाइवलीहुड भी इसमें इंक्लूडेड है। राइट टू इंफॉर्मेशन भी ग्रांटेड है, कैसे, न्यू लॉ के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई हम लेके आए, ठीक है। सोसाइटीज फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर करती हैं न्यू चैलेंजेस को और जिसके थ्रू न्यू इंटरप्रिटेशंस जनरेट होते हैं। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अमेंड होते हैं और टाइम टू टाइम एक्सपेंड होते जाते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से और गवर्नमेंट पॉलिसीज से, जो कि डिज़ाइन की जाती हैं न्यू प्रॉब्लम्स के लिए। थर्डली, जैसे ही वर्ल्ड चेंज होता है तो हम न्यू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम भी डिस्कवर करते हैं, ठीक है, एज वेल एज न्यू थ्रेड्स टू फ्रीडम, और न्यू थ्रेड्स टू फ्रीडम भी आ जाते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन की, ठीक है, अभी सबसे पहले अगर हम पास्ट टाइम में जाएं तो महिलाएं सिर्फ इतना चाहती थी कि हम घर से एटलीस्ट बाहर निकल पाएँ काम करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, इवन अगर बात भी करनी है तो हम निकल पाएँ। बट फिर उसके बाद जैसे ही टाइम चेंज हुआ, चीज़ें चेंज हुई, तो लिटरेसी आ गई कि वुमेन को लिटरेसी दी जाए, एटलीस्ट पढ़ाया लिखाया जाए। फिर और चेंज आए तो क्या कहा कि रिप्रेजेंटेशन की बात होने लग गई, अब महिला सरपंच बन जाती हैं। तो इस तरीके से चेंजेस आते जाते हैं, इसे एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप समझ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जो ग्लोबल कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी है ये भी कहीं ना कहीं तक ईजियर कर देती हैं एक्टिविस्ट को नेटवर्क के लिए विथ वन अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग, जैसे कि ट्राइबल कल्चर्स और फॉरेस्ट को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी या ग्लोबल कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बट यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी के कारण हम देखते हैं टेररिस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है कहीं ना कहीं तक, और क्रिमिनल्स के लिए भी नेटवर्क कहीं ना कहीं तक इंक्रीज हो जाता है। तो बट इट ऑल्सो इनेबल्स टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स टू नेटवर्क। मोर ओवर, अगर हम इंटरनेट कॉमर्स की बात करें तो ये हर तरीके से हम देखें इज ऑल सेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। इसका मतलब ये है जो इन्फॉर्मेशन हम हमारे बारे में ऑनलाइन दे रहे हैं टू बाय गुड्स और सर्विसेज, इनका प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। आपने देखा होगा हम कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसमें सबसे पहले कहते हैं कि आप अपना नेम बता दीजिए, मेल आईडी बता दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए, कहीं कहीं वेरिफिकेशन आईडी भी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कब देते हैं, अगर कोई भी वेबसाइट है, अभी कुछ मंगाना है ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये सारी हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब इन्फॉर्मेशन चली गई उनके पास, अब इसको ये कैसे यूज़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे थ्रेट ना हो जाए ये इन्फॉर्मेशन, तो इनका प्रोटेक्ट होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हम इंटरनेट आज की डेट में देख रहे हैं तो ये कम नहीं होने वाला है, आगे चल के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएंगी, हमारी इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा डेटा चला गया है ना, तो ये प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करें, जिसे कहते हैं नेटिजन्स, मतलब सिटीजन्स ऑफ द इंटरनेट, डू नॉट लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल, नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस जो कि नेसेसरी हो ताकि सेफगार्ड कर सके इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को। इसी की वजह से कुछ क्वेश्चंस रेज्ड होते हैं रिगार्डिंग कितनी फ्रीडम दी जानी चाहिए उन लोगों को जो नेट को यूज़ कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, क्या उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए
अनसॉलिसिटेड ईमेल्स भेजना टू स्ट्रेंजर्स। क्या आप अपने प्रोडक्ट्स को चैट रूम्स में एडवर्टाइज कर सकते हो? कैन यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स इन चैट रूम्स? क्या गवर्नमेंट्स को अलाउ किया जाना चाहिए टू रीड प्राइवेट ईमेल्स टू ट्रैक डाउन टेररिस्ट? अब देखा होगा आप जब भी ईमेल सेंड करते हैं तो क्या लिखा आता है, ये सिक्योरिटी है, इनक्रिप्टेड है और एक तरीके से इसमें प्राइवेसी है, आपकी इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं जाएगी। और जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मेल सेंड कर रहे हैं तो कहते हैं कि इसे कोई भी नहीं देख सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं देख सकती। और अगर आपने एडवर्टाइज किया अपने प्रोडक्ट्स को चैट रूम्स में, ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट को अलाउ किया जाना चाहिए कि आप जो प्राइवेट ईमेल सेंड कर रहे हैं वो गवर्नमेंट देख सके ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ट्रैक डाउन किया जा सके। ठीक है, अब हम तो चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी कहीं नहीं जाए, हम मेल सेंड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, बट इसका फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? टेररिस्ट। ठीक है, अब वो जो साइन कर रहे हैं चीज़ों को, वो अगर हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं, गवर्नमेंट नहीं देख पाएगी, तो कैसे उन्हें ट्रैक डाउन कर सकते हैं? ठीक है, तो क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया कि किस तरीके से, एक तरीके से डिसएडवांटेजेस भी हैं। कितना रेगुलेशन जस्टिफाइड होना चाहिए और किसे रेगुलेट करना है, एंड हु शुड रेगुलेट, गवर्नमेंट्स और सम प्राइवेट रेगुलेटर्स। पॉलिटिकल थ्योरी अगर हम पढ़ें तो ये हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कितने पॉसिबल आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के और किस तरीके से ये रिलेवेंट है। ठीक है, अभी आपने यहाँ तक पढ़ा और इतने चैप्टर्स आप पढ़ के आ रहे हैं तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इतना रेगुलेशन ज़रूरी है या ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी हमने, काफ़ी सारे थिंकर्स ने क्या बातें कही हैं, अगर उन्हें हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो इस टेक्स्ट बुक में हम कन्फाइन करते हैं अपने आप को एक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में जो डील करती है ओरिजिन्स, मीनिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ जिससे हम फेमिलियर हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन। ठीक है, जब हम बिगिन करते हैं एक डिबेट या आर्ग्यूमेंट से और एनी टॉपिक, वी यूजुअली आस्क व्हाट डज इट मीन एंड हाउ डज इट मैटर। जब भी हम किसी डिबेट पे मतलब बिगिन करते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हैं या फिर कोई डिबेट स्टार्ट करते हैं, तब हम किसी भी टॉपिक पे यूजुअली क्या पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है और दूसरा कैसे ये हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, वहीं अगर हम पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की बात करें तो उन्होंने क्या पूछा कि फ्रीडम या इक्वलिटी क्या है और कैसे इन्हें डाइवर्स डेफिनेशंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। अनलाइक इन मैथमेटिक्स वेयर देयर कैन बी वन डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, और जैसे ट्रायंगल, ये क्या है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये स्क्वायर है, अच्छे से बना देते हैं थोड़ा फिर समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया स्क्वायर। अब इनकी जो डेफिनेशंस है ये कैसी है? वी एनकाउंटर मैनी डेफिनेशंस ऑफ इक्वलिटी और फ्रीडम और जस्टिस। ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल और स्क्वायर, आपसे कोई कहे कि ट्रायंगल बना के दिखाओ तो आप ट्रायंगल ऐसे ही बना के दिखाओगे, स्क्वायर बना के दिखाओ तो ऐसे ही बना के दिखाओगे। ऐसा थोड़ी है कि आपका ट्रायंगल अलग तरीके से होगा। चलो आप कहोगे कि मैं ये वाली साइड को इधर बनाना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा भैया, ये ऐसे ही बनने वाला है, जितनी भी बार ट्रायंगल बना लो ऐसे ही बनेगा। क्लियर हो रहा है? ये लाइन बाहर ना जाए, नहीं तो आप कहेंगे मैडम आपका ट्रायंगल अलग ही है। स्क्वायर बनाने का बोलेंगे, कितनी बार स्क्वायर बनाओगे, ऐसे ही बनेगा। मतलब कहने का ये है कि मैथमेटिक्स में तो डेफिनेशन एक ही है, चाहे ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल की वही रहेगी और जो स्क्वायर की है स्क्वायर की ही होगी। लेकिन हम अगर इक्वालिटी या फिर फ्रीडम या जस्टिस की बात करें तो उनके डेफिनेशंस बहुत सारे एस्पेक्ट्स के साथ हम देखते हैं। कारण ये है कि अगर इक्वालिटी की बात करें, कंसर्न्स अवर रिलेशनशिप्स विद अदर ह्यूमन बींग्स रेदर देन विद थिंग्स। हमारी जो इक्वालिटी है उसमें रिलेशनशिप्स किनके साथ होगी? ह्यूमन बींग्स के साथ ही होगी, किसी चीज़ के साथ नहीं होगी, किसी थिंग के साथ नहीं होगी। ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स हैव ओपिनियंस ऑन इश्यूज लाइक इक्वालिटी। अब जो चीज़ें हैं उनकी तो कोई इक्वालिटी पे डेफिनेशन नहीं होगी या थिंकिंग नहीं होगी, बट ह्यूमन बींग्स की होगी। ठीक है, बहुत से ओपिनियंस यहाँ पे क्या आते हैं कि जो कि हमें समझने हैं और हार्मोनाइज करने हैं। हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दिस? कैसे हम सारी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे?
लेट अस बिगिन विथ अवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इक्वालिटी इन डिफरेंट प्लेसेस। तो इक्वालिटी से समझते हैं यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस में जो हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जंप द क्यू इन शॉप्स और डॉक्टर्स वेटिंग रूम्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस। आपने देखा होगा कि बहुत लंबी लंबी लाइन लगी रहती है और लोग क्या कर देते हैं, कूद के आ जाते हैं आगे साइड। ठीक है, कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं, आप देखा होगा लाइन लगी हुई है और कोई गलती से एक बंदा भी बीच में आ गया लाइन के, तो क्या कहते हैं, अरे भैया लाइन में आ गए, आप बीच में आ गए, बीच में खड़े हो गए, यहाँ नहीं खड़े थे, हम तो यहाँ खड़े हुए थे। समझ रहे हो, देखा है ये सारी चीजें। और हम क्या समझते हैं, अरे यार, और sometimes those who do so are told to get back in line and we feel glad. Sometimes they get ahead and we feel cheated. और जब वो आगे चले जाते हैं तो हमें बड़ा चीटिंग टाइप का लगता है कि इनको क्यों आगे भेज दिया, हम तो इतनी देर से खड़े हुए थे और ये लोग आगे जाके पहले लाइन में लग गए। ठीक है, ऐसी तरीके की चीज़ें देखी है ना, ये है जनरल एग्जाम्पल्स। ये इस पे हम रिसेंट करते हैं क्योंकि वी ऑल वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच वी आर पेइंग। हम जिस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए हैं। ठीक है, When we reflect on our experience, और जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे एक्सपीरियंस पे, तो हमें ये समझ में आता है कि इक्वलिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, सेम टाइम में अगर कुछ सेपरेट काउंटर्स आते हैं फॉर द ओल्ड एंड डिसेबल्ड, वी अंडरस्टैंड दैट सच स्पेशल ट्रीटमेंट में बी जस्टिफाइड। अब आप लाइन में लगे हुए हैं लेकिन कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ गए, ठीक है, या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन आ गया, तो आप खुद कह देंगे कि इन्हें पहले आप ले जाइए, हम बाद में चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको, वहाँ पे आप नहीं लड़ेंगे बिल्कुल भी, आप खुद कहेंगे कि ठीक है चले जाइए। बट बात यहाँ पे किसकी आ रही है, जो ऐसे कोई नहीं है, डिसेबल्ड या ओल्ड एज नहीं है। यहाँ पे हम रोज नोटिस करते हैं कि बहुत से गरीब लोग जो हैं वो शॉप तक भी नहीं जा पाते, डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता है देने के लिए। अगर इफ़ वी सफ़र फ्रॉम सम डिसेबिलिटी वी वांट स्पेशल प्रोविजंस मेड, और अगर हम कुछ डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं तो हमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस चाहिए। ठीक है, और जब हमें ये, अब जब इन अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर प्रोविजंस को हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एक तरीके से ऐसे समझो, डिसेबिलिटी वाला नहीं, ऐसे समझो कि जब बेसिक नीड्स को भी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इनफ नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट इनफ। व्हाट इक्वल अपॉर्चुनिटी? अब बात ये आती है, वी मस्ट बी इनेबल टू गो टू स्कूल और गेट हेल्प थ्रू प्रोएक्टिव मेजर्स सच एज फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज, jobs, decent wages, subsidized hospitals, etc. This requires that some agency be made responsible to ensure fairness. मतलब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कुछ एजेंसीज का होना ज़रूरी है जो क्या करेंगी, रिस्पॉन्सिबल होंगी इन सारी चीज़ों के लिए। तो रीज़न यहाँ पे क्या है कि जो रीज़न क्या है यहाँ पे कि हमारी मैनी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि जो मीनिंग ऑफ इक्वालिटी है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपके बराबर का कोई व्यक्ति आ गया, मतलब जो ओल्ड एज में नहीं है और उसी के साथ डिसेबल्ड नहीं है, तो आप उसे लाइन में अपने से आगे तो बिल्कुल नहीं जाने दोगे। आप बोलोगे मैं खड़ा था यहाँ पे या मैं खड़ी थी, आप मेरे से आगे नहीं जाएंगे। बट वहीं अगर ओल्ड एज आ जाते हैं, ओल्ड एज पर्सन आते हैं या कोई डिसेबल्ड आते हैं, तो आप उन्हें आगे भेज देंगे। तो दोनों ही केस में समानता अलग अलग है, इक्वलिटी अलग अलग है, इसलिए डेफिनेशंस अलग अलग हैं। We started with what it mean for ourselves and then proceeded to consider others, the poor, disadvantaged, senior citizens, etc. हम बहुत से यहाँ पे क्या डिफाइन, वी डिस्कवर्ड मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग, बहुत से लेयर्स हैं मतलब एक मीनिंग के। हमने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव बीन डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट रियलाइजिंग इट। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्लेरिफाई करते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय लुकिंग एट कैसे इन्हें समझें और कैसे इन्हें यूज़ करें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। दे ऑल्सो डिबेट एंड एग्जामिन द डाइवर्स मीनिंग्स एंड ओपिनियंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। When is equality of opportunity enough? और कब equality of opportunity enough होनी चाहिए? मान लो कोई डिसेबल्ड व्यक्ति थे, उन्हें तो आपने आगे भेज दिया, बट अब वो डिसेबल नहीं रहे हैं, ठीक हो गए एक तरीके से, तो अभी भी क्या उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से सम केसेस में ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चन ये आता है जिसके बेसिस पे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कब इनफ होगी। When do people need special treatment? कब लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और how far and how long should such special treatment be given?
क्या पुअर चिल्ड्रन को मिड डे मील्स के लिए एनकरेज करना चाहिए ताकि वो स्कूल में जाएं, देम टू स्टे इन स्कूल्स। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम एड्रेस करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ये इश्यूज एमिनेंटली प्रैक्टिकल हैं, प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइंस पब्लिक पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी की केस की अगर हम बात करें तो इन द केस ऑफ अदर कॉन्सेप्ट्स पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंगेज कर रहे हैं एवरीडे ओपिनियंस को, डिबेट जो कि पॉसिबल मीनिंग्स लेके आते हैं और थ्रेश आउट करते हैं पॉलिसी ऑप्शंस। फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट्स, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी, नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। सबसे पहले तो बात यही आती है कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी क्यों है, वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। तो वी मे हैव पॉलिटिकल आइडियाज बट डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। हमारे पास पॉलिटिकल आइडियाज हैं बट क्या हमें पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करना चाहिए? इज इट नॉट मोर suited for politicians who practice politics, or for bureaucrats who make policies, or for those who teach political theory, or for lawyers and judges who interpret the constitution and laws, और फॉर एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट जो एक्सपोज करते हैं एक्सप्लॉयटेशन और डिमांड करते हैं न्यू राइट्स को। व्हाट डू वी, जो हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, हम नहीं आप लोग, गेन बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम और इक्वलिटी, इन दोनों चीज़ों का मीनिंग पता करके आप क्या गेन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल थ्योरी रिलेवेंट है अबव सभी के लिए, फॉर ऑल दी अबव टारगेट ग्रुप्स। जैसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो हम कुछ एक प्रोफेशन तो चूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में, तो इनडायरेक्टली ये रिलेवेंट है हमारे लिए भी। अब अगर बात करें डू वी नॉट लर्न मैथमेटिक्स ऑल्दो नॉट ऑल ऑफ अस विल बिकम मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स। मैथमेटिक्स सब नहीं पढ़ते हैं क्योंकि सबको मैथमेटिशियंस या इंजीनियर्स नहीं बनना है, ठीक है। इज इट नॉट बिकॉज बेसिक अरिथमेटिक इज यूजफुल टू लाइफ इन जनरल। लेकिन बेसिक अरिथमेटिक की बात करें तो क्या लाइफ में जनरल ये यूजफुल है या नहीं? सेकेंडली हम सभी सिटीजन्स होंगे जो कि वोट करेंगे और डिसाइड करेंगे अदर इश्यूज़ को, और रिस्पॉन्सिबली इस पे एक्ट करें। इसके लिए ये हेल्पफुल होगा बेसिक नॉलेज हो हमारे लिए पॉलिटिकल आइडियाज़ का और इंस्टीट्यूशंस का जो हमारे वर्ल्ड को शेप करेंगे जिसमें हम रहते हैं, द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ये क्रूशियल है कि हम लर्न करें, दैट वी लर्न टू बी रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड इफ वी आर टू पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा और ऑफर अवर व्यूज ऑन वेबसाइट्स एंड पोल्स। अगर हम सिंपली एक्सप्रेस करेंगे आर्बिट्ररी प्रेफरेंसेस को तो हम इफेक्टिव नहीं होंगे, वी विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। बट अगर हम थॉटफुल और मैच्योर हैं तो हम न्यू मीडिया के साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द न्यू मीडिया टू डिस्कस और एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे कॉमन इंटरेस्ट को। एज सिटीजन्स, नागरिक होने के नाते हम एक ऑडियंस भी हैं म्यूजिक कॉन्सर्ट में, जैसे कि, और हम मतलब वी आर अ बिट लाइक द ऑडियंस इन अ म्यूजिक कॉन्सर्ट, वी आर नॉट द मेन परफॉर्मर्स इंटरप्रेटिंग द सॉन्ग एंड मेलोडी। मतलब हम मेन परफॉर्मर्स तो नहीं है बट फिर भी हम ऑडियंस हैं म्यूजिक कॉन्सर्ट में। बट वी सेट द एजेंडा एंड अप्रिशिएट द आउटपुट एंड पुट इन न्यू रिक्वेस्ट। और जैसे ही बट इस बेसिस पे हम एजेंडा सेट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं आउटपुट को और पुट इन करते हैं न्यू रिक्वेस्ट को। क्या आपने देखा है जो म्यूजिशियंस परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा अच्छे से जब हम उन्हें पता चलता है कि ऑडियंस नॉलेजेबल और अप्रिशिएटिव है, ठीक है। तो एजुकेटेड और विजिलेंट सिटीजनरी बनाती है किस चीज़ को? मेक्स दोज हु प्ले पॉलिटिक्स मोर पब्लिक स्पिरिटेड। थर्डली फ्रीडम, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म, ये एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज नहीं है हमारी लाइफ के, डेली हम एनकाउंटर करते हैं डिस्क्रिमिनेशंस, वेरियस सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस में, जैसे कि फैमिलीज, स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स और एंड सो ऑन, हर जगह पे हम अपने आप से ही प्रीजुडाइज हो जाते हैं, प्रीजुडाइजेस अगेंस्ट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, बी दे ऑफ अ डिफरेंट कास्ट और रिलीजन और जेंडर और क्लास, ठीक है। एक तरीके से हम खुद पहले से ही सारी चीज़ों को सोच लेते हैं। अब अगर हम ऑप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी वॉन्ट इट redressed and if that is delayed we feel violent revolution is justified। अगर हम oppressed फील कर रहे हैं
और इसे डिले कर दिया गया, रिड्रेस नहीं किया गया, तो हम अपने ये क्या सोचते हैं हम कि वायलेंट रिवॉल्यूशन को जस्टिफाई कर दिया गया है। अगर हमें प्रिविलेज दिया जा रहा है तो हम वी डिनाई दैट देयर इज एनी ऑपरेशन, तो हम डिनाई कर देंगे कोई ऑपरेशन नहीं है। इवन एज अवर मेड्स एंड सर्वेंट्स स्ट्रगल फॉर डिग्निटी, ठीक है, हमारे इवन मेड्स और सर्वेंट्स भी डिग्निटी के लिए स्ट्रगल करते हैं। समटाइम्स वी इवन फील दैट अवर सर्वेंट्स डिजर्व द ट्रीटमेंट दे गेट, कभी कभी हम ऐसा फील करते हैं कि जो हमारे सर्वेंट्स हैं वो डिजर्व करते हैं ट्रीटमेंट जो उन्हें मिल रहा है। What political theory encourages us to do is examine our ideas and feeling about political things और थिंग्स। पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्या encourage करती है, किस चीज़ के लिए, कि एग्जामिन कर सके हम हमारे आइडियाज़ और फीलिंग्स को पॉलिटिकल थिंग्स से रिलेट करके। और इन सारी चीज़ों को अगर हम केयरफुली देखते हैं तो हम और ज़्यादा मॉडरेट बनते हैं हमारे आइडियाज़ और फीलिंग्स में, ठीक है। फाइनली एज स्टूडेंट्स हम इंजॉय करते हैं डिबेट्स और इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स को, और हमारे ओपिनियंस जिस चीज़ पे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है, बट डू नॉट नो वेदर दे आर रीजनेबल और नॉट। ओनली व्हेन वी आर्ग्यू विथ अदर्स, जब हम दूसरों के साथ आर्ग्यू करते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं नीड किस चीज़ की, कि डिफेंड कर सकें उनको और सीक आउट कर सके रीजंस और आर्ग्यूमेंट्स को। पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोज करता है सिस्टमेटिक थिंकिंग के लिए ऑन जस्टिस और इक्वलिटी, सो दैट हम अपनी हम पॉलिश कर सकते हैं हमारे ओपिनियंस को और आर्ग्यू कर सकते हैं इन्फॉर्म्ड मैनर में एंड फॉर द सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जब हमें सारी चीज़ें आइडियाज़ पता होंगी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ के, तो हम ऐसे रीजंस देंगे जो एक तरीके से हमें पॉलिश करेगा हमारे ओपिनियंस को, और एक इन्फॉर्म्ड मैनर में हम आर्ग्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पता और बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, और एक कॉमन इंटरेस्ट के सेक के लिए वर्क करेंगे। कुछ इस तरीके की जो स्किल्स हैं, डिबेटिंग रैशनली एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, ये ग्रेट एसेट है एक तरीके से इन दी ग्लोबल इंफॉर्मेशनल ऑर्डर में, ठीक है। तो समझ में आ गई सारी चीज़ें कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है। तरह तरह की चीज़ों के साथ आज का ये हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है और आपका ये एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर प्यारे बच्चों आपको इसी तरीके के और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सेशन को सुना और आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है। सुन लिया है तो अब आप आंसर्स अपने आप से लिख सकते हैं, हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं आई है, कुछ डाउट है तो फिर से वही बोलूँगी, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नोट कॉपी एक और पेन अपने साथ रखा करिए ताकि हर एक चीज़ को लिखते जाएं जो इम्पोर्टेंट लगे। शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करिए, टेंशन के साथ ना करें, टेंशन होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आराम से तैयारी करो, और कुछ नहीं आ रहा है तो डाउट सेक्शन है जिसे हम कहते हैं कमेंट सेक्शन, पूछ लो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।